नमस्ते, मेरा नाम अंकिता विश्वास है और आज हम मेंटल हेल्थ के एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मेनिया। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले कोई भी टॉपिक अगर हम लेते हैं तो उसमें हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन। तो मेनिया इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ राइज इन मूड ऑफ पेशेंट अलॉन्ग विथ एक्टिविटी। यानी कि पेशेंट के किसी भी पेशेंट के अंदर अगर हमें मेनिया जैसी सिचुएशंस देखने को मिलती हैं तो उसमें कोई भी जैसे कि उसका मूड है वो हमें एलिवेटेड दिखाई देता है। उसकी जो एक्टिविटी है यानी कि उसका चलना फिरना बोल चाल, ये सारी चीज़ें हमें इंक्रीज दिखाई देती हैं और इसको मेनिया कहा जाता है। तो एक बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन हम सामने देख सकते हैं। दोबारा एक और बार फोकस करते हैं डेफिनेशन के ऊपर। इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ राइज इन मूड ऑफ द पेशेंट अलॉन्ग विथ एक्टिविटी। यानी कि मूड में हमें इलेशन दिखाई दे रहा है और एक्टिविटी में भी उसके साथ साथ हमें इंक्रीज दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आप तीन चीजें और फोकस कर सकते हैं। दैट इज एलिवेटेड मूड, जो कि हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में देख लिया। दूसरा है फ्लाइट ऑफ आइडियाज और तीसरा है हमारा इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज। सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मूड, मूविंग ऑन टुवर्ड्स फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और हम तुरंत उन्हीं चीज़ों के बारे में माइंड हमारा एक आइडिया से दूसरे आइडिया में फ्लक्चुएट करता रहता है, तो उसी को कहते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। हिंदी में अगर इसे कहा जाए तो सोच की उड़ान, उसे कहा जाएगा फ्लाइट ऑफ आइडियाज। यानी कि रैपिड चेंजेस ऑफ आइडियाज इंस्टेंटली इज नोन एज फ्लाइट ऑफ आइडियाज। एंड थर्ड इज इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज और साइकोमोटर एक्टिविटीज कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, क्योंकि जब हम एक सोच को अलग अलग तरीके से अगर हम सोच रहे हैं, बार बार अगर हमारे माइंड में आइडियाज या फिर हमारी सोच चेंज हो रहे हैं, जाहिर सी बात है हमारा मोटर एक्टिविटी भी उसी के साथ लिंक्ड हो जाता है। तो इसीलिए मेनिया के सारे पेशेंट्स में हमें देख सकते हैं बहुत ही कॉमन सी ये चीज़ होती है कि मूड में इलेशन दिखाई देता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज होता है यानी कि हमारा जो पेशेंट है उसके आइडियाज बार बार चेंज होने लगते हैं, एज वेल एज इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें लाफिंग, मूवमेंट, कोई भी पर्पसफुल चाहे विदाउट एनी पर्पस का मूवमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें, फिजिटिंग जैसी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं पेशेंट के अंदर। तो ये एक प्रॉपर सा डेफिनेशन है, इसको आप याद कर सकते हैं। बात करते हैं एटियोलॉजी के बारे में। तो फर्स्ट है स्ट्रेस, जिसमें आजकल की अगर लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे ज़्यादा एडोलेसेंस से लेकर वो एज ग्रुप जो कि रिसेंटली काम के अंदर स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, विच कैन ऑल्सो लीड टू मेनिया। अगर हम स्ट्रेस को कहीं पे किसी के साथ अगर शेयर नहीं कर पा रहे हैं देन इट कैन लीड टू मेनिया। जेनेटिक फैक्टर, इट कैन बी जेनेटिक, बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा मेनिया जेनेटिक ही हो। ये अनुमान लगाया गया है कि बहुत सारे एरियाज में अगर जेनेटिकली अगर मेनिया मदर या फादर में है तो उसकी वजह से भी बच्चों में मेनिया हो सकता है। इट इज़ अ 50-50% रेशियो। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ऐसे प्रोसेसेस की वजह से हो सकता है, यानी कि अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत या फिर हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में अगर किसी तरह का डैमेज या फिर कोई डिजीज अगर दिखाई देता है तो उसकी वजह से भी इट कैन लीड टू मेनिया। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है एंड ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ chronic disorder, then there is a chance that he or she can be diagnosed with mania also in the near future. ये जरूरी नहीं हर पेशेंट पे ही हो, but it has been seen in a couple of patients. Next, increase serotonin levels and increase norepinephrine levels. ये दोनों जो न्यूरोट्रांसमिटर्स है इनके लेवल्स के इंक्रीज होने की वजह से भी हमारे पेशेंट की बॉडी में मेनिया जैसे सिम्टम्स दिखे गए हैं, बिकॉज दीज न्यूरोट्रांसमिटर्स इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी as well as increase mood of the patient. Next, moving on towards signs and symptoms. तो साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ने के साथ साथ सबसे पहले हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि कई बार एग्जाम पर्पस और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया, इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव लेवल में भी बहुत बार पूछा गया है, दैट इज 4 E's ऑफ मेनिया, जिसमें सबसे पहले जो ई है दैट इज यूफोरिया, द सेकेंड इज इलेशन, थर्ड इज एक्साल्टेशन एंड द फोर्थ इज एक्सटेसी। ये 4 E's बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। इट इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स। बाकी के जितने भी आप साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे उनमें से ये 4 साइंस एंड सिम्टम्स दैट इज द 4 E's ऑफ मेनिया जरूर आपको लिखना होगा।
तो बात करते हैं यूफोरिया के बारे में. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूफोरिया कि यूफोरिया क्या होता है. यूफोरिया इज अ कंडीशन इन विच जो पेशेंट है जो मेनिया से अफेक्टेड है, तो ही विल बी एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस इज एक्सपीरियंस्ड इन केस ऑफ यूफोरिया. तो इसे यूफोरिया कहा गया है, जिसको जो कि हमारा पहला 4 E's में से पहला E है, विच इज इन द पॉइंट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स. नेक्स्ट मूविंग ऑन टुवर्ड्स इलेशन. इलेशन के बारे में बात करते हैं. तो इलेशन में 2 चीजें होती हैं. फर्स्ट, जैसे कि यूफोरिया हमने देखा कि उसमें पेशेंट में इंक्रीज लेवल ऑफ हैप्पीनेस, इंक्रीज सेंस ऑफ हैप्पीनेस होता है. इलेशन में भी वही चीज हो रही है, बस एक और चीज इसमें एडअप हो जाती है, दैट इज डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी. बहुत सारे बच्चों को डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के बारे में नहीं पता होगा, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि ग्रैंडियोस बिहेवियर. अपने आप को इंसान अगर बहुत बड़ा समझने लगता है, ही और शी सेंसेस की वो बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है, या फिर उसका रिलेशन बहुत ही किसी पावरफुल इंसान के साथ है, देन दैट डेल्यूजन इज नोन एज डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जो कि मेनिया में बहुत देखा गया है. इट इज अ प्राइम डेल्यूजन. अगर कभी किसी एग्जाम के क्वेश्चन में आता है दैट व्हाट काइंड ऑफ डेल्यूजन इज एक्सपीरियंस इन मेनिया, देन ऑलवेज यू पीपल शुड नो कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी एक ऐसा डेल्यूजन है जो कि मेनिया में जरूर दिखाई देता है. ओके तो इलेशन में हैप्पीनेस, इंक्रीज सेंस ऑफ हैप्पीनेस एज वेल एज डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ये दोनों चीजें पेयर होके आती हैं. वहीं पे यूफोरिया में सिंस ओनली इन केस ऑफ यूफोरिया ओनली हैप्पीनेस इज एक्सपीरियंस्ड इन द पेशेंट. मूविंग ऑन टुवर्ड्स एक्सॉल्टेशन. एक्सॉल्टेशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर 2 चीजें ऑलरेडी जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज इंक्रीज सेंस ऑफ हैप्पीनेस, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी. ये दोनों चीजें तो हो ही रही हैं एक्सॉल्टेशन में, एज वेल एज इसमें एक और थर्ड चीज इसमें और हो जाती है, दैट इज इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज. तो इन टोटल एक्सॉल्टेशन में 3 चीजें हो रही हैं, दैट इज इंक्रीज सेंस ऑफ हैप्पीनेस, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी एंड इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज. साइकोमोटर एक्टिविटी तो ये तो होना ही होना है. मेनिया के पेशेंट में जहां पे मूड इलेटेड है, अफेक्ट ज्यादा है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज हो रहा है, तो इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी विल बी वेरी वेरी कॉमन एंड इट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इन डायग्नोसिंग मेनिया. तो ये सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. लास्ट द 4 E में एक्सटेसी आता है. एक्सटेसी एक ऐसी कंडीशन है जहां पे पेशेंट अपने आप को एक न्यू बॉर्न, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि उसका नया जन्म हो गया है, एंड ही और शी स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ न्यू बॉर्न बेबी, तो इसको एक्सटेसी बोला जाता है. तो एक और बार हम इसमें फाइनल व्यू डाल देते हैं कि हमने 4 E's में क्या पढ़ा, सिंस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज यूफोरिया, जिसमें हमने ये पढ़ा कि देयर इज द इंक्रीज सेंस ऑफ हैप्पीनेस. कोई भी इवेंट, कोई भी पर्टिकुलर बहुत ही छोटी सी चीज पेशेंट को एक्सट्रीम लेवल पे खुशी देती है, एक्सट्रीम लेवल पे सेंस ऑफ हैप्पीनेस होता है. एंड सेकेंड है इलेशन, जिसमें हमने ये देखा कि पेशेंट के अंदर इंक्रीज सेंस ऑफ हैप्पीनेस के साथ साथ डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होता है. डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी एक ऐसा डेल्यूजन है जो कि मेनिया में बहुत ज्यादा दिखाई देता है. और कभी अगर क्वेश्चन में ये आपको पूछा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ डेल्यूजन इज सीन इन मेनिया, देन यू पीपल ऑल शुड नो दैट डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी इज सीन इन मेनिया. ओके नेक्स्ट, थर्ड में हमने पढ़ा एक्सॉल्टेशन, जिसमें हमने 3 चीजें पेशेंट के अंदर देखी, दैट इज इंक्रीज सेंस ऑफ हैप्पीनेस, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी एंड increase psychomotor activities. Okay, and last is ecstasy. Ecstasy में patient will think that he or she has taken a birth again. वो एक और बार नया जन्म उसने लिया है, और उसके साथ साथ वो एक नए, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी जिस तरीके से बिहेव करता है, एक छोटा सा बच्चा जिस तरीके से बिहेव करता है, बिल्कुल उसी तरीके से वो बिहेव करने लगता है. तो ये 4 E's ऑफ मेनिया था, जिसमें से हम अब फाइनली साइंस एंड सिम्टम में सबसे पहले एलिवेटेड मूड, ये तो हम पहले से ही जान चुके हैं. फ्लाइट ऑफ आइडियाज, दिस ऑल्सो वी ऑलरेडी नो. एंड थर्ड इज इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज. तो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिया. सो लेट्स डिस्कस मैनेजमेंट. बात करते हैं अदर सिम्टम्स के बारे में. कुछ सिम्टम्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए, बाकी के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं. इंसोम्निया यानी कि इनएबिलिटी टू स्लीप या फिर लैक ऑफ स्लीप. लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि खाने पीने की ना इच्छा होना. वेट लॉस, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड वुंडिंग टेंडेंसी. वुंडिंग टेंडेंसी क्यों होगा? वुंडिंग टेंडेंसी इसलिए मेनिया के पेशेंट में दिखाई देता है बिकॉज साइकोमोटर एक्टिविटीज, या फिर अगर हम मोटर एक्टिविटीज की बात करें तो ये सब इंक्रीज होता है पेशेंट के अंदर.
पेशेंट को एक जगह पे बिठा के रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ही और शी ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे बार बार मूव करना या फिर एक्टिविटी इंक्रीज होना, जिसकी वजह से पेशेंट को चोट भी लग सकती है, इसीलिए वोंडिंग टेंडेंसी इन मरीजों में ज्यादा होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे। अब हम बात करते हैं मेनिया के मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले वील फोकस ऑन द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो ये कुछ दवाइयां हैं, इन दवाइयों से आप मेनिया की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट इज लिथियम एंड वैल्प्रोइक एसिड। ये मूड स्टेबलाइजर्स हैं जो कि मेनिया के पेशेंट में मूड को स्टेबल रखने में मदद करता है। ये दोनों दवाइयां आप दे सकते हैं। इनमें से वॉट एवर द पेशेंट फॉर द पेशेंट द डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में हम ओलेंसेपाइन, रेस्पेरेडॉन देते हैं। एज वेल एज एक और थेरेपी हम इसमें दे सकते हैं जिसमें हम दो ड्रग्स को साथ में कंबाइन करके देते हैं। दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसमें हम लिथियम एंड वैल्प्रोइक एसिड को दोनों साथ में पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। एंड बेंजोडाइजेपाइंस, तो ये फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में आता है। इसके बाद दूसरा जो थेरेपी हम पेशेंट के ऊपर जो हम अप्लाई करते हैं दैट इज साइकोथेरेपी, जिसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं। एज वेल एज रीइंफोर्समेंट भी हम इसमें देंगे, क्योंकि रीइंफोर्समेंट्स क्या होता है, रीइंफोर्समेंट्स में दो तरह के रीइंफोर्समेंट्स आते हैं। दैट इज फर्स्ट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड द सेकंड इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप तब देंगे पेशेंट को व्हेन ही और शी हैज डन अ गुड वर्क, या फिर उसने कुछ अच्छा काम या फिर कोई अच्छा अचीव किया है उसने। फॉर एग्जाम्पल इफ ही हैज अ बैड बिहेवियर और उसने अपना बिहेवियर सही किया है, तो उसमें हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। एंड इन केस रिपीटेडली ही और शी इज रिपीटिंग हिज और हर मिस्टेक्स, तो उस केस में हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स देते हैं एंड इट कैन बी अप्लाइड ऑन अ मेनिया पेशेंट। साथ ही साथ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देंगे, जिसमें बिहेवियर को सही करने के लिए हम इस थेरेपी को आजमाते हैं। इंडिविजुअल थेरेपी देते हैं, जिसमें पेशेंट की इंडिविजुअल काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। एंड इन केस द पेशेंट इज नॉट एट ऑल बीइंग जो है बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं पेशेंट को, इन दैट केस हम पेशेंट को ईसीटी देते हैं। ईसीटी के कुछ सेशंस के बाद ही हम पेशेंट को मेनिया से सही कर सकते हैं। एज वेल एज पेशेंट की लाइफस्टाइल में चेंजेस लाई जाती है। इफ द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ टेकिंग स्ट्रेस एंड अ बैड लाइफस्टाइल, तो इन दैट केस हमको उसको लाइफस्टाइल को सही करना है। इन केस द पेशेंट हैज अ जो है क्रॉनिक इलनेस से अगर पेशेंट सफर कर रहा है, तो इन दैट केस पेशेंट की अगर मेनिया की वजह से पेशेंट क्राइसिस में चला गया है, तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू विद द पेशेंट इज आपको क्राइसिस मैनेजमेंट करना है पेशेंट के लिए। क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट के केस में आप अगर पेशेंट को बचा नहीं पा रहे, ही हैज अ वेरी वेरी ग्रेटर टेंडेंसी टू एंड हिज और हर लाइफ। तो इन दैट केस आपको पेशेंट का क्राइसिस मैनेजमेंट पहले करना है एंड उसके बाद पेशेंट का जो मैनिक एपिसोड के जितने भी उसके सिम्टम्स है वो आपको सही करने हैं। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ट्रीट द इलनेस दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। तो ये पर्टिकुलर लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने हैं इन द केस व्हेन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, या फिर ऐसी कोई लाइफस्टाइल वो फॉलो कर रहा है जिसकी वजह से वो मेनिया के सिम्टम्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं उसके बॉडी में। एंड द लास्ट इज क्राइसिस प्लानिंग। क्राइसिस प्लानिंग फैमिली के साथ की जाती है, जिसमें सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ही नहीं बल्कि उसके फैमिली भी साथ में मिलकर पेशेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि सिर्फ दवाइयाँ या फिर थेरेपीज ही हमारे लिए काम नहीं आती, हमारी फैमिली भी हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है थेरेपी के लिए। इसीलिए जो भी पेशेंट हमारा मेनिया से सफर कर रहा है एंड वी आर सीइंग दैट ही हैज अ सुसाइडल टेंडेंसी, तो उस केस में हम क्राइसिस प्लानिंग करते हैं, उसकी फैमिली के साथ करते हैं। जिसके केस में हम कभी भी अगर हमें पेशेंट को रेस्ट्रेन करने की जरूरत पड़ी, इन केस द पेशेंट इज वेरी वेरी वॉयलेंट और एग्रेसिव, तो वो उसमें कंसेंट लेना है। इफ द पेशेंट इज एलिजिबल और इन द स्टेट टू अंडरस्टैंड कि हम क्यों कंसेंट ले रहे हैं उससे, तो उससे हमें साइन करवाना है। इन द केस इफ द पेशेंट इज नॉट एलिजिबल, अगर वो समझने के लायक नहीं है, तो उस केस में हमें फिर पेशेंट के फैमिली मेंबर्स से कंसेंट साइन करवाना है एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रेस्ट्रेन द पेशेंट। तो इसके द्वारा हमें क्राइसिस प्लानिंग करनी है। क्राइसिस प्लानिंग विल बी अपॉन द नीड ऑफ द पेशेंट, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर कि पेशेंट को डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो रहा है। अपने ग्रैंडियोस थॉट्स को प्रूव करने के लिए पेशेंट कैन बी सुसाइडल, तो इन दैट केस क्राइसिस प्लानिंग कैन बी एसेंशियल इन केस ऑफ मेनिया। आई होप आपको ये टॉपिक आज समझ में आया है। इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। आगे हम और भी टॉपिक्स और जो है मेंटल हेल्थ के बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं।
तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई है. टिल देन, थैंक यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.